हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अविनाश सर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट 1 का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका लेक्चर नंबर 3। जो आज हम आपको पिछले क्लासों में मैं आपको बता चुका हूं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमने आपसे डिस्कस किया था कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है। लेकिन आज जो हम आपसे डिस्कस करेंगे उसका नाम है बॉन्ड एंगल। हमने तो बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कस कर लिया कि बॉन्ड लेंथ है क्या। ठीक है, तो मैंने बहुत सी चीजें बताया था कि उनके बहुत से फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन वही चीज हम बॉन्ड एंगल्स में देखते हैं कि हर एक जो भी बॉन्ड एंगल्स होगा, बॉन्ड एंगल एग्जांपल देखेंगे, फिर उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बॉन्ड एंगल को इफेक्ट पहुंचाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करिए। मैं बार बार कहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ आपसे कि जब भी बैठा करिए मन को एकत्रित करके बैठा करिए। ठीक है, फालतू की चीजें ना सोचा करिए। आप बैठे हैं क्लासरूम में तो बस क्लास की ही बातें सुनिए, मैं क्या बता रहा हूँ। और आपका एग्जाम तो आ ही रहा है, मिड टर्म और इंटर्म का एग्जाम होने ही वाला है। ठीक है, इसलिए आप मन लगा के पढ़ाई करिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि बॉन्ड एंगल क्या होता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल के बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। बॉन्ड एंगल के बारे में आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों की, देखो एंगल क्या होता है। पहले समझते हैं एंगल क्या होता है। जैसे कि आपने जब पढ़ा होगा, एंगल क्या होता है कि जब कोई बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड है, ठीक है, इस बॉन्ड से मान लीजिए ये है, दो लाइन है, इन दोनों के बीच में जो एक बन रहा है एंगल, ये इसका क्या होगा, ये इसका बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, यानी कि बॉन्ड एंगल का अगर हम डिफिनेशन देखें, बॉन्ड एंगल का अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें तो सिंपली वर्ड में यह कह सकते हैं कि जब कोई, क्योंकि हम लोग बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको बता दें कि जब कोई कोवैलेंट बॉन्ड दो लाइनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे बॉन्ड एंगल कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं समझा रहा हूं आपको। मैंने क्या कहा, देखिए मैं दो तरीके डिफिनेशन दिया कि आपको जो याद हो जाए। दो डिफिनेशन मैंने आपको दिया कि जो याद है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, मैंने कहा क्या कि द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड। मैंने क्या कहा, ध्यान समझना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड। ऐसा लाइन, ठीक है, ऐसा लाइन, दो दो लाइनें बिटवीन, यानी कि कंपैरिजन कर रहे हैं ना, दो लाइन के बीच में ही करेंगे। ठीक है, जो दो लाइन के बीच के एंगल को क्या करेगा, एंगल को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। बॉन्ड दैट इज द ऑर्बिटल कंटेनिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ये आपको, सॉरी, बॉन्ड एंगल। ये आपको थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन एक सरल माध्यम आपको बता दें, सरल तरीके से क्या होगा। बॉन्ड एंगल का सबसे छोटा सा डिफरेंस आपको देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। कहता क्या है कि द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टू कोवैलेंट बॉन्ड। कोई दो कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है आपको बताने की जरूरत है, आप पढ़ के आएंगे बार बार। 11 12 9 10 इसमें आप तो आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सब जानते ही होंगे। ठीक है, तो कहा क्या है, बस उसी बॉन्ड के बारे में बता रहा हूं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन ऑफ टू कोवैलेंट बॉन्ड। कोई दो कोवैलेंट बॉन्ड है, उन दो कोवैलेंट बॉन्ड के डायरेक्शन को, उन कोवैलेंट डायरेक्शन को क्या बॉन्ड इज नोन है, जो उस डायरेक्शन के जो बॉन्ड के बारे में रिप्रेजेंट करता है उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। जैसे जैसे अब आपको बता दें, मैंने जो कहा आपसे, अब क्या बताते हैं कि बॉन्ड एंगल का और क्या काम होता है। बॉन्ड एंगल कैसे हम पता कर सकते हैं, ध्यान देना कि बॉन्ड एंगल गिव एन आइडिया ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। देखो अब क्या क्या स्पेशल क्या है कि ये तो डिफिनेशन आपने देख लिया कि बॉन्ड एंगल क्या होता है, कि दो दो कोवैलेंट बॉन्ड के बीच की जो एंगल को रिप्रेजेंट करता है वो बॉन्ड एंगल कहलाता है। दो कोवैलेंट बॉन्ड के बीच के एंगल को जो रिप्रेजेंट करे वो बॉन्ड एंगल कहलाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि अगर बॉन्ड एंगल के बारे में हम बात किए आपसे तो उनका क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले फंक्शन मैंने क्या बताया, वो मॉलिक्यूल के शेप के बारे में, मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री के बारे में बॉन्ड एंगल बताता है। ठीक है, कैसे कैसे बताता है मैं आपको बताता हूं। मैंने क्या कहा, फिर ध्यान से देखना कि बॉन्ड एंगल गिव एन आइडिया, एक आइडिया देता है किसके बारे में, ज्योमेट्री एंड शेप। किसके बारे में, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल का शेप क्या है, मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या है, इसके बारे में ये क्या करता है, अपना आइडिया देता है। आपको बता दें कि मॉलिक्यूल्स एज दे डिपेंड्स ऑन बॉन्ड एंगल,
वो जो बॉन्ड एंगल पे डिपेंड करेगा। मैंने वही कहा ना, बॉन्ड एंगल क्या बताएगा, बॉन्ड एंगल क्या डिपेंड करता है, बॉन्ड एंगल ये बताता है, ये बताने की आपसे कोशिश करता है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताने की कोशिश करता है कि मॉलिक्यूल का शेप क्या है और मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन है, आखिर में ऐसा क्या होगा, कौन सा ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड ले लें, कौन सा ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड ले लें जो जो बॉन्ड एंगल को रिप्रेजेंट करे। तो ऐसा ले लेते हैं जैसे आपके मन में अमोनिया नहीं आ रहा है तो हम लेते आ रहे अमोनिया, वाटर ले सकते हैं ना, क्या क्या, अमोनिया एंड वाटर। ठीक है। अब आप कहेंगे कैसे बॉन्ड एंगल, अब देखिए ये अगर हम देखा जाए, अगर यहां पे हम आपके लिए बना रहे हैं, देखिए अगर हम अमोनिया का देखते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यही होता है। वाटर का देखते हैं, O H H देख रहे ना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा अमोनिया, मैंने क्या कहा, अमोनिया और वाटर, मैंने कहा अमोनिया एंड वाटर। अब हमको इसके बॉन्ड एंगल के बारे में बताना है, आपको किसके बारे में बताना है, बॉन्ड एंगल के बारे में बताना है। तो ध्यान देखो, बॉन्ड एंगल क्या कहा, बॉन्ड एंगल क्या है, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि दो कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। अब बता दें, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए बॉन्ड एंगल, इसमें आपको क्या दिख रहा है, बॉन्ड एंगल आपको क्या दिख रहा है, इसका बॉन्ड एंगल, ये देखिए ये दो कोवैलेंट बॉन्ड है ना, इनके बीच का हम ये बॉन्ड एंगल लेते हैं और इनके बीच का ये बॉन्ड एंगल, यही तो बॉन्ड एंगल है। दो कोवैलेंट बॉन्ड के बीच की, दो कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में, दो कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में जो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है उसे बॉन्ड एंगल कहते हैं। जैसे कि हमने इनके बीच का बॉन्ड एंगल लिया और इनके बीच का बॉन्ड एंगल लिया, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा 160 डिग्री, और इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा नियर अबाउट 104 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल होगा। मैंने क्या कहा, देखो कुछ नहीं है यार, बस समझो, मैंने कहा आपसे कि बॉन्ड एंगल दो कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में, बीच का जो एंगल को रिप्रेजेंट करता है वो बॉन्ड एंगल कहलाता है, वो बॉन्ड एंगल कहलाता है। मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया, एक नहीं दो एग्जांपल लिया, वो दो एग्जांपल क्या है, अमोनिया है और क्या है, वाटर है। तो हमने देखा, हमने क्या देखा कि अमोनिया हमने जो लिया, अमोनिया लिया, अमोनिया के बीच में होता है दो कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एंगल है, और यहाँ वाटर के बीच में जो बॉन्ड एंगल है, मैंने दिखाया जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या है, ये आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, होते हैं ना भैया, तो उसका ऑर्बिटल है, उसे क्या है, ऑर्बिटल है। अब आपको बता दें, आपको बता दें, अगर मैंने कहा आपसे, मैंने क्या कहा कि ये हमेशा ज्योमेट्री के बारे में बताते हैं, ये किसके बारे में बताते हैं, ज्योमेट्री के बारे में बताते हैं, ज्योमेट्री के बारे में बताएंगे, यानी कैसा ज्योमेट्री है भैया, कैसा ज्योमेट्री दिख रहा है आपको, बताओ ना, कैसा ज्योमेट्री दिख रहा है। अरे अमोनिया जो है कैसा दिख रहा है, पिरामिडल दिख रहा है ना, अमोनिया क्या है, ये पिरामिडल में है ना। अगर अच्छा ये बताओ तुम बताओ हमको कि मैं ये तो बता दें बॉन्ड एंगल क्या होता है, एग्जांपल दे दिया। अब मैं आपसे पूछूं पिरामिडल कैसे आया, तो अब कैसे सोचोगे, कैसे सोचोगे मेरी बात बताओ तुम, जब हाइब्रिडाइजेशन जानोगे तब ना, जब किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालना जानोगे तब ना आएगा। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का है, अमोनिया किस हाइब्रिडाइजेशन का होता है, नहीं पता होगा, भूल गए होंगे, मानते हैं पढ़े हुए, हमको लगता है 2-3 दिन हो गया, भूल गया होगा। अरे अमोनिया के निकाले थे ना भैया, ये देखो ना अमोनिया क्या होता है। अब ये पहले सेंट्रल एटम होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आटोमिक एटम कितने होते हैं मूर्ख, 5 होते हैं ना, कितने होते हैं, 7 तो 2 और 5 होता है ना, कितने हाइड्रोजन 3 है ना, 5 + 3, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, ठीक है, कोई निगेटिव चार्ज नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा क्या होगा 1/2, 8, 2 4 जा 8, यानी कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस में बनता है, 4 सिग्मा बॉन्ड किस में होता है, sp3 का है।
क्या है ये sp3 का है। तो sp3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है पिरामिडल होता है। कैसा होता है पिरामिडल होता है। बात समझ में आया मैंने क्या कहा क्या कहा बात समझ में आया आया तो बहुत बढ़िया नहीं आया तो मुझको बैठ के पढ़ो। पिछला लेक्चर मैंने क्या कर दिया है अपलोड कर दिया है। एक एक चीज को डिस्कस हम आपको बताते जा रहे हैं और साथ ही साथ में आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको कोई ऐसा दिक्कत ना हो कि हर सर पढ़ाते चले जा रहे हैं नोट्स हम बना ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं इन सब चीज का इंतजाम करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब चीजें। ठीक है तो नोट करो फटाफट मैंने क्या कहा बॉन्ड एंगल क्या होता है। ठीक है मैंने बॉन्ड एंगल क्या होता है कि द एंगल बिटवीन द लाइंस representing the direction of the bond that is the orbital containing the bonding electron is called bond angle। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो the angle between the direction of two covalent bond यानी दो कोवैलेंट बॉन्ड के बीच के जो एंगल जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसे बॉन्ड एंगल कहते हैं। सबसे सरल भाषा में इसको फटाफट नोट करो फिर हम आगे चलते हैं आगे दिखाते हैं आपको। हो गया आगे देखो ये नोट करो हो गया नोट करो कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो ज्योमेट्री के बारे में बताता है और शेप के बारे में बताता है। मॉलिक्यूलर दैट डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड एंगल यानी कि ज्योमेट्री के बारे में बताएगा और शेप के बारे में बताएगा और आप इसका डेफिनेशन आप लोग नोट कर लो। देखो हो गया ये तो रहा बॉन्ड एंगल। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो बॉन्ड एंगल को क्या करेंगे इफेक्ट पहुंचाएंगे। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे। सबसे पहला मेरे प्यारे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन तो कॉमन है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है कॉमन है। हाइब्रिडाइजेशन आखिर में कैसे निकाला जाता है क्या होता है उनमें क्या क्या होता है इस सब के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है। बस वो अप्लाई कैसे कैसे वो बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करता है इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है तो अगला हेडिंग क्या होगा ध्यान देना अगला हेडिंग होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एंगल। क्या होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एंगल। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एंगल में क्या है सबसे पहला मैंने आपसे कहा कि क्या होगा नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब बात समझना ध्यान समझना मैंने इसको नेचर ऑफ बॉन्ड लेंथ में भी हाइब्रिडेशन के बारे में आपसे डिस्कस किया था लेकिन आज मैं फिर डिस्कस कर रहा हूं आपसे कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा इफेक्ट पहुंचा सकता है बॉन्ड एंगल में भी। बॉन्ड एंगल के बारे में बात करते हैं आपसे कि अब आपको बता दें पहले ध्यान देख लीजिए मैंने क्या लिखा कि द बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल जो होता है वो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करता है ऑफ द सेंटर एटम। जो सेंट्रल एटम लेगा चाहे अमोनिया ले लो चाहे कार्बन ही ले लो मेरे भैया। कार्बन का हम एग्जांपल लेते हैं। चलिए आज मैं आपसे कार्बन का ही एग्जांपल ले लूंगा। अब मैं आपको बता दूं क्या कह रहा है ध्यान समझना क्या सिर्फ इतना रहा है कि बॉन्ड एंगल हमेशा सेंटर ऑफ कार्बन पे सेंटर ऑफ कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। जबकि जनरली आपने देखा होगा एस और पी की जनरली हमने बात किया था sp sp2 एंड sp3 के बारे में डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे s का कैरेक्टर इंक्रीज करेगा बात समझना कुछ नहीं है ध्यान समझना मैंने क्या कहा मैंने कहा कि जैसे जैसे s कैरेक्टर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करेगा। बात क्लियर। मैंने क्या कहा ध्यान समझना मैंने कहा कि जैसे जैसे बॉन्ड जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन का जो s कैरेक्टर होगा वो इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करेगा। बात क्लियर है। मैंने बॉन्ड लेंथ में क्या बताया था हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट क्या बताया था कि जैसे जैसे s कैरेक्टर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ
इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे नहीं, यानी कि वहां पे मैंने बताया था कि बॉन्ड लेंथ इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि एस कैरेक्टर। यहाँ पे क्या मैंने कहा कि मैंने कहा कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, यानी कह सकते हैं कि यस एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही मैं कह रहा हूं, जैसे जैसे एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज नहीं इंक्रीज करेगा। बात समझना कैसे, एग्जांपल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों ने थोड़ा ध्यान देना, एग्जांपल देखते हैं। देखिए मैंने लिया CH4, क्या लिया CH4, दूसरा क्या लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तीसरा क्या लेते हैं CH3, ये लेंगे ना CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं CH H H H C H H डबल बॉन्ड C H H। अब देखो कैसे कैसे हाइब्रिडेशन निकालोगे, देखो यहाँ से C H, आपको इस तरह से कैसे रे मेरे प्यारे बच्चों बता दें, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये 4 हाइड्रोजन एक किनारे कर लिया, इसकी भी 4 होती है, ये भी ले लिया, ठीक है, यहाँ पे भी 4 होती है, तो एक यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हमने लगा दिया, 3 1 4 3 1 4, ये बॉन्ड हुआ। अब हम देखते हैं कि इनका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन को ये फॉलो करता है, तो CH4 यानी कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है, यानी क्या होगा, ये sp3 होगा, ये क्या होगा sp2 होगा, क्यों, क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, यानी कि ये जो होगा ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन का होगा। और इसकी बात करते हैं, यानी कि sp होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, 1 और 2, यानी कि ये sp हाइब्रिडाइजेशन को ये फॉलो करेगा, ठीक है। अब इसमें हम याद करेंगे कि एस कैरेक्टर क्या होगा, पी कैरेक्टर क्या होगा, एस कैरेक्टर क्या होगा, पी कैरेक्टर क्या होगा, यहाँ पे एस कैरेक्टर क्या होगा और पी कैरेक्टर क्या होगा। मैंने आपको बता रखा है, आप बताओ हमें तुरंत बताओ कि इसका एस कैरेक्टर कितना होगा, पी कैरेक्टर कितना होगा, फटाफट बताओ हमें, फटाफट बताओ। अरे भाई इसलिए कहते हैं पढ़ाई करो। इसका 25%, इसका 75। हमको एस कैरेक्टर के बारे में हमको क्या करना है, आपसे डिस्कस करना है, ठीक है। 33% ये इसका होगा, इसका क्या होगा, sp है, तो 50% एस कैरेक्टर और 50% मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या, जब कोई सेंट्रल कार्बन के ऊपर सेंट्रल कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ता चला जाएगा। आप देखिए एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा ना, सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसका है भैया, sp का है, यानी कि ये sp जो होगा ऐसे कर दें, इसको हम ऐसे कर दें, यानी कि जो इधर से इधर क्रम जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ये क्या होगा, अरे बताओ ना, ध्यान दो। यहाँ देखना, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि ये घटते से सबसे बड़ा क्या है, सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसका है, अरे 50% है भैया, यस क्या है 50% है,
यहाँ पे sp2 मैच कैरेक्टर जो 33% है और यहाँ पे sp 25% है, यानी कि घटने से बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। यानी कि इसको कैसे अरेंज किए हम लोग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। बात समझ में आया मैंने क्या कहा, बात आपके समझ में आया मैंने क्या कहा आपसे, मैंने क्या कहा, ध्यान समझना। बॉन्ड एंगल की इंक्रीज, बॉन्ड एंगल मैंने सारा लिखवा रखा है आपको, पिछले लेक्चर में जाकर देखिए बॉन्ड एंगल किससे किस क्या होता है, sp3 क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में कितना होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड एंगल होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में कितना बॉन्ड एंगल होता है। इन सब चीजों के बारे में आपसे डिस्कस कर रखा हूं, आप नहीं देखे हैं, आप प्लीज जाके आप जो सेकंड लेक्चर है बीएससी का, अब वहां पर जाकर देखिए, मैंने एक चार्ट बनवाया, वहां पर मैंने सारा लिखवाया, उसको रट डालिए, आप लोग रट डालिए, ठीक है। जैसे सब चीज रटते हैं वैसे रट जाइए, ठीक है। कुल उतना ही रटना, बाकी सब समझने वाला चीजें हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, बॉन्ड एंगल समझा दिया क्या होता है। पहला फैक्टर मैंने समझा दिया कि हाइब्रिडाइजेशन में कि जैसे जैसे सेंट्रल कार्बन कार्बोनेशन जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा। तो मैंने एग्जांपल में ले लिया sp3 sp2 एंड sp, इसमें हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका हमको पता है, कैसे निकाला नहीं देखा तो मैं आपको बता भी चुका, हाइब्रिडाइजेशन बता चुका, अभी भी बताया हूं कि कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से। फिर मैंने देखा एस कैरेक्टर निकालता हूं, जिसमें मैंने देखा कि 25% और 33% sp2 में और sp में 50%, यानी 50% एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, इसलिए उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। यानी कि जो हमने अरेंजमेंट किया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल के बारे में मैं आपसे डिस्कस किया हूं, ठीक है। फटाफट इसको आप नोट कर लो, नोट कर लो। नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लो। तो मैंने क्या कहा कि द बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन of the central atom, generally s character increases in the habit orbital and the bond angle is also increases। फटाफट नोट करो, नोट करो लीजिए, अभी से भी नोट करो, फटाफट नोट करो लीजिए, ठीक है। पहला फैक्टर हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन, पहला फैक्टर। और दूसरा फैक्टर क्या होगा, रेजोनेंस। दूसरा फैक्टर क्या होगा, रेजोनेंस। क्या कहता है रेजोनेंस। और तीसरा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहता है, वो तो बहुत आसान है बच्चों, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद हम आपसे आगे डिस्कस करते हैं फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। मैंने इसके पहले बॉन्ड लेंथ में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 2-3 फैक्टर मैंने आपको बता दिया। फिर आज बॉन्ड एंगल के बारे में बताया, उसके फैक्टर के बारे में आपसे डिस्कस कर ले रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग बॉन्ड एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस कंटिन्यूटी आप लोग का लगा रहे, ठीक है। बैठ के पढ़ते रहिए, पेपर आ रहा है, हो गया। चलो अगर देखते हैं हम लोग कि प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, यानी कि सेंट्रल एटम पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी भैया बहुत खतरनाक होते हैं, वो भी एक फैक्टर है, वो भी एक क्या है, फैक्टर है। और वो भी एक ऐसा फैक्टर है जो बॉन्ड एंगल को इफेक्ट पहुंचाता है। कैसे इफेक्ट पहुंचाता है, क्या कहता है, ध्यान समझना। कहता क्या है कि एंगल, बॉन्ड एंगल इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्या कहा कि बॉन्ड एंगल जो होता है सबसे पहले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इफेक्ट पहुंचता ही है, ठीक है। एट द सेंट्रल एटम ऑलवेज ट्राई टू रिपेल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्डेड पेयर। जो सेंट्रल एटम होगा वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। कौन करेगा, सेंट्रल एटम करेगा ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू दिस बॉन्ड इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली इनसाइड रिजल्टिंग अ डिक्रीज ऑफ बॉन्ड एंगल। यानी कि बात समझना, बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम जो होगा, उनमें एटम जो होगा सेंट्रल एटम, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। जैसे ही रिपेल करेगा, रिपेल करने पे क्या होगा, ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस बॉन्ड आर, बॉन्ड जो होगा वो बॉन्ड क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा। बॉन्ड क्या होगा, अरे भैया जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड क्या होगा, डिस्प्लेस्ड है। बात समझना ध्यान से कि तुम्हारे जाने का डायरेक्शन ये है, इधर से आए, सुनना, इधर से आए, इधर से यहां से आए और यहां तुमको जाना है, ऐसे तुमको फिर जाना है, ऊपर ब्रिज पे चढ़े, ऐसे मुझे जाना है। इनके बीच में ये बॉन्ड एंगल बना, ठीक है।
अब इसके ऊपर ये तो फ्री स्टेट पे पैसे हैं, अब नीचे से हम एक और बीम लगा दें यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा दें तो इसका एक फ्री होगा ना, यानी कि इसके बॉन्ड में चेंज होगा ना, बॉन्ड चेंज होगा तो बॉन्ड चेंज होगा तो बॉन्ड एंगल भी चेंज होगा ना। तो मैं वही कह रहा हूं कि रिपेल करता है सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, दिस बॉन्ड डिस्प्लेस स्लाइटली इनसाइड, स्लाइटली बहुत थोड़ा सा, क्या 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 बहुत थोड़ा सा बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। अब कैसे करेगा, ध्यान देना ध्यान देना, मैं ले लिया CH4 ले लिया, CH4 के बाद मैंने क्या ले लिया, अमोनिया ले लिया, फिर मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया ना। अच्छा अब बताओ मैंने अभी कुछ समय पहले, चंद मिनट पहले मैं आपसे डिस्कस किया था बॉन्ड एंगल के बारे में, इसके बारे में बॉन्ड एंगल के बारे में, इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, अमोनिया के बारे में डिस्कस किया था, क्या होता है नहीं पढ़ा था, अरे बोलो नहीं पढ़ा था आपने, ये तो साथ विचार। CH4 का क्या होता है बताओ, CH4 का क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। ये क्या होता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है, अमोनिया का बॉन्ड एंगल और वाटर का बॉन्ड एंगल। यानी कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अरे भैया इनके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर दो लोन पेयर है ना, वाटर के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, ध्यान दो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, सबसे ज्यादा है, बॉन्ड एंगल क्या है, सबसे ज्यादा है। यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि बॉन्ड एंगल इससे थोड़ा सा कम है, 107 है। यहाँ पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि 104 डिग्री है। देखो यार मैंने कहा CH4, ठीक है, तो CH4 को हम ऐसे लिखते हैं CH4 हो गया। फिर मैंने क्या लिया था, अमोनिया, अभी मैंने कुछ समय पहले मुझको लिया था अमोनिया, वाटर लिया था, खरगोश मत बना देना तुम, हो गया। मैंने इसका कितना, मैंने इसका बॉन्ड एंगल कितना बताया था, 107 डिग्री, इसका मैंने कितना बताया था, 104 डिग्री। फिर मैंने क्या कहा, मैंने इसका कितना बताया बॉन्ड एंगल, मैंने इसका कितना बताया, 109 डिग्री 28 मिनट, यही मैंने बताया था। यानी कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे, मैंने जो डिफरेंशियल लिखवाया, मैंने कहा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल एटम होगा, जैसे जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का वो आपस में बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। जैसे जैसे बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा तो स्लाइडली वो डिक्रीज करता जाएगा। देखिए CH4 पे कोई लोन पेयर है नहीं है, ये चारों बॉन्ड बना दिया है। अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर है तो यानी कि इससे थोड़ा सा कम ही हो गया। सबसे ज्यादा लोन पेयर किस पे है, वाटर पे है, यानी कि बॉन्ड एंगल उसका सबसे ज्यादा कम है। क्या है, बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा कम है। यानी कि अगर बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे तो CH4 इज मच मोर ग्रेटर देन the ammonia and ammonia is much more greater than comparison to the water। मैंने क्या कहा, यानी कि बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका है, बॉन्ड एंगल तो हम पढ़ रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है, CH4 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है देन कंपेरिजन टू द अमोनिया, और अमोनिया का ज्यादा है देन कंपेरिजन टू द वाटर। यानी CH4 इज ग्रेटर देन अमोनिया एंड अमोनिया इज ग्रेटर देन द वाटर। यानी कि जो ये व्यवस्थित तरीके से जो हमने अरेंजमेंट किया है वो क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड। बात समझ में आया, नोट करो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ लोन
पेयर ऑफ ये हेडिंग है। हो गया, ये नोट करो, बहुत आसान है, बस आप लोग कंटिन्यू करो पढ़ाई को जहाँ से हो गया। अब तीसरा मैंने कहा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करता है ध्यान से देखना, ये कैसे बॉन्ड एंगल को डिफेक्ट हो जाता है। कहता क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ध्यान देना कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा इंक्रीजेज, जैसे सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करेगा। मैंने क्या कहा, ध्यान देना, ध्यान देना, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रोनिगेटिव यदि कोई भी सेंट्रल एटम हो, कोई भी सेंट्रल एटम हो, यदि उस सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगा तो स्वाभाविक सी बात है बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करेगा। भैया, अरे भैया, अमोनिया और ये लिए है ना PS3, NH3 और फास्फेट लिए है ना PS3, तो हमने क्या कहा है, मैंने कहा है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज एंड कुछ समझने की बात ही नहीं है, तो बॉन्ड एंगल आल्सो इंक्रीज, या दूसरा या उल्टा भी कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी सेंट्रल एटम का इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे अमोनिया और फास्फेट। इफ द सेंट्रल एटम ऑफ डिफरेंट सराउंडिंग मेटल आर सेम, यदि सेंट्रल एटम जो होगा वो डिफरेंट होगा और सराउंडिंग एटम सेम होगा, तभी मैं बात कर रहा हूं। जैसे 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 यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, इसमें सेंट्रल एटम क्या है नाइट्रोजन, यहाँ सेंट्रल एटम क्या है ऑक्सीजन है और फास्फोरस है, यानी सेंट्रल एटम डिफरेंट है, लेकिन जो सराउंडिंग एलिमेंट क्या है, सराउंडिंग क्या है H है, H है और H है, फास्फोरस का क्या है H है, H है और H है, यानी सेंट्रल एटम सेम है, डिफरेंट है, और जो सराउंडिंग ये क्या है, ये सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग एटम क्या होंगे, ये सेम होंगे लेकिन सेंट्रल एटम डिफरेंट होंगे, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सिंपल समझो, हाइब्रिडाइजेशन में क्या कहा, पहला फैक्टर समझो, हाइब्रिडाइजेशन में क्या कहा, ध्यान समझना, मन लगा के समझो, ध्यान कंसंट्रेट करो। मैंने क्या कहा, हाइब्रिडाइजेशन क्या कहा कि जैसे जैसे एस फैक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, देख लिया, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, फिर हमने आपसे कहा कि रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे कि जैसे सेंट्रल एटम के आगे की जो रेजोनेंस होगा तो भैया वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। आपस में रिपेल करने के बाद स्लाइटली क्या हुआ, डिक्रीज करेगा। फिर मैंने बात किया तीसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जैसे जैसे सेंट्रल कार्बन का, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जाएगा, सेंट्रल एटम भी बढ़ता जाएगा, सेंट्रल एटम का नेगेटिविटी बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बॉन्ड एंगल का भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता जाएगा। लेकिन उल्टा भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है, जरूरी ये भी है कि बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कान इधर से पकड़ो, इधर से चाहे इधर से पकड़ना तो कान ही है, या तो वही कहा, या तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, या तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ये आज का आपका लेक्चर रहा बॉन्ड एंगल के बारे में। बाकी जो लेक्चर होगा मेरे प्यारे बच्चों उसके बारे में, बॉन्ड एनर्जी के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आपसे। मन लगा के पढ़िए, पेपर है, पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़ते रहिए। जो भी चीजें हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं उसके लिए यथायथ प्रयास करूंगा आपको उन सब चीजों को समझाने के लिए, ठीक है। फटाफट नोट कर लो, ये भी नोट करना तुम लोगों को ना, ये हाँ नोट कर लो। हो गया, ऐसे शॉर्ट है यार, हो गया, चलो अगली क्लास में मिलते हैं हम आपसे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।